हेलो बच्चों। तो रियल नंबर में ज़्यादातर टॉपिक तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन और कैसे उसकी हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। देन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एचसीएफ और एलसीएम की क्या एप्लीकेशंस है, कैसे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं और कैसे उसका वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज फाइनली एक नए टॉपिक पे आते हैं और मैं अभी क्लास का डिस्कशन कर लेता हूँ कि आज क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे, जैसे √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगेन उसके बाद हम लोग आएंगे फाइनल डेसिमल्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे हम लोग पता कर पाते हैं कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। और देन फाइनली आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग पढ़ने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर आपको देता है बोर्ड में कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, इरेशनल नंबर के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ये सीखे थे कि इरेशनल नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं कि अगर कभी सर्ट्स के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी एक कोई ऐसा नंबर आ जाए जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको क्या बोलते थे कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों बोलते थे? क्योंकि जब अभी हम डेसिमल सीखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये एक ऐसा डेसिमल होता है जो कि ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। दैट्स वाई इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। बट अभी इसको प्रूव करना है कि दिस इज इरेशनल नंबर। तो देखो, पूरे मैथमेटिक्स में प्रूफ हम लोग प्रूफ करने के लिए 3 मेथड का यूज करते हैं। या तो अगर कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ है तो कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाता है, या फिर सबका प्रूफ हम लोग कंट्राडिक्शन से कर सकते हैं। तो कंट्राडिक्शन का मतलब कि पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे मान लो इसको हमको प्रूफ करना है तो कंट्राडिक्ट हम करेंगे इसको कि पहले इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, और इन लास्ट हम ये प्रूफ कर देंगे कि √2 एक मतलब √2 जो हमने रेशनल माना था वो गलत है। ठीक है, मतलब हम अपने स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और फाइनली हम प्रूव कर पाएंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है बात? तो करें स्टार्ट। देखो ध्यान से। तो √2, तो चलो हम यहां मान लेते हैं कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया ऐसा क्या कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि √2 इक्वल टू a/b। और कंडीशन यहां पे लेंगे, एक कंडीशन क्या ले रहे हैं, सच दैट a b आर को-प्राइम नंबर्स। ए और बी क्या है यहाँ पे? को-प्राइम नंबर्स है। बात समझ आई? ध्यान देना, √2 को हमने रेशनल माना और अगर √2 रेशनल है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमने क्या माना है, a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। ध्यान से देखना, को-प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, a और b क्या है? को-प्राइम नंबर्स। बाद में इसी स्टेटमेंट में हम वापस आएंगे। क्लियर है बात? ध्यान दो अब। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर √2 इक्वल टू a/b है तो इसको लिख सकते हैं √2 b इक्वल टू a। ठीक है, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो √2b इसका देखो √2b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दैट इज √2 का स्क्वायर जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। अब एक बात समझो ध्यान से कि हमने बोला था कि a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स या को-प्राइम इंटीजर। समझ लो को-प्राइम इंटीजर है तो a और b दोनों क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब है कि हमने a स्क्वायर अपॉन 2 किया तो समथिंग इंटीजर आ रहा है, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर भी तो इंटीजर ही होता है। तो समथिंग इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये था कि 2 टोटली डिवाइड कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। आ रही बात समझ में? 2 टोटली डिवाइड किसको कर रहा है? a स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू आ रही है ना, क्वेश्चन उसका क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो यहाँ 8 लिखा हुआ है तो 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 32। 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइड बाई 2 32। तो ये नंबर क्या आ रहा है? 32। तो इसका मतलब 2 टोटल डिवाइड कर रहा है इस नंबर को।
आ रही बात समझे? तो 2a² को टोटल डिवाइड कर रहा है। और एक थ्योरम होता है क्या कि देखो मैं थ्योरम आपको यहीं पे बता देता हूँ कि थ्योरम क्या होता है कि मान लो कोई एक प्राइम नंबर है, ध्यान से देख लो पहले। मान लो अगर कोई एक प्राइम नंबर है, इफ p इज एनी प्राइम नंबर, p इज एनी प्राइम नंबर, या चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अगले पेज पे बताता हूँ। देखो ध्यान से, थ्योरम क्या था, थ्योरम समझ लो, फिर वापस से हम उस पेज पे आ जाएंगे। थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इफ p इज एनी प्राइम नंबर, p इज एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर, and if p divides a square, if p divides a square, then p will also divide a। बात क्या हुआ समझना, बोल रहा है कि अगर p एक कोई प्राइम नंबर है और p a² को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली p a को भी डिवाइड कर रहा होगा। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि हम p की कोई एक वैल्यू लेते हैं, मान लो p इक्वल टू हम 3 लेते हैं, ठीक है, और कोई एक नंबर ले लेते हैं मान लो जो जिससे p डिवाइड कर दे। तो जैसे मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, चलो मैं ले लेता हूँ 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो देखो अगर 81 3 से डिविजिबल है तो कन्फर्म है कि 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। आ रही है बात समझे? तो यहाँ पे हमारा p का वैल्यू क्या था 3, a का वैल्यू क्या था 9, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या है, इफ p इज एनी प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स एनी इंटीजर वैल्यू या p डिवाइड्स एनी स्क्वायर ऑफ इंटीजर दैट इज a स्क्वायर, देन डेफिनेटली p विल आल्सो डिवाइड द a। क्लियर है बात? अब इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्या कि इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देखो ध्यान से, if 2 divides a square, then 2 will also divide a, 2 will also divides a। बात समझे? अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि 2a को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर 2a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कंफर्म है क्या कि जो a होगा वो 2 into समथिंग होगा। चलो हम c मान लेते हैं, a इक्वल टू 2c होगा, क्योंकि अगर a 2 से डिविजिबल है तो कंफर्म है कि a 2 का मल्टीपल होगा। चलो मान लेते हैं 2 into c होगा। अरे बात समझे? अब ये जो 2 into c था इसको हम अगर इस इक्वेशन को 1 बोल दें तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्या कि पुटिंग a is equal to 2c in equation 1, क्लियर है? तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू, देखो a स्क्वायर की जगह हम 2c पुट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन में 2, इस 2 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ आ गया 2, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा, b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखो c भी कोई इंटीजर है, अब 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब 2b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और अगर 2b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, समझना बात को, अगर इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर then if 2 divides b square then 2 will also divide b। समझा? अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा। अच्छा एक बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझो, देखो हमने क्या बोला था कि हमारा जो a और b था वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, ठीक है, a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। अच्छा को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, को प्राइम नंबर का मतलब ये था कि सर यहाँ पे जो इन दोनों में कॉमन था ना, मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू था वो कितनी थी, 1 थी। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि देखो a 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अभी हमने देखा 2 डिवाइड्स a स्क्वायर या 2 डिवाइड्स a, और अभी क्या देख रहा हूँ 2 डिवाइड्स b, मतलब 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारी थ्योरी के हिसाब से अभी HCF कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए।
बट हमने एज्यूम क्या किया था, बट वी हैव assumed that a comma b is co-prime, so our assumption is wrong. ए और बी को हमने को प्राइम बोला था, बट यहाँ पे हमारा जो जंक्शन हमने एज्यूम किया था कि ए और बी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, सॉरी ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा कि ए और बी के पास 2 भी है जो उनको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए और बी को प्राइम नंबर तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, और जब जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, इसका मतलब हमने और क्या एज्यूम किया था कि √2 इज रेशनल, ये भी एज्यूम किया था, ये भी एजम्पशन क्या हुआ, ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से मतलब फाइनली किस कंक्लूजन में पहुंचे, हेंस √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, और √2 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ आया? दोबारा समझाता हूं, समझो ध्यान से, ठीक है। देखो पहले हम ये थ्योरम देख लेते हैं। देखो पहले ये थ्योरम देख लो, इफ p इज एनी प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a। बात समझ आ रही है कि मतलब अगर कोई एक नंबर है p, कंडीशन क्या है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, और अगर ये p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो कन्फर्म है कि वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, जैसे एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो मान लेते हैं कोई एक p इक्वल टू 2 है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लो हम 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, चलो हम यहाँ पे a इक्वल टू 8 ले लेते हैं, ठीक है, और a स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, क्लियर है, a स्क्वायर कितना रहेगा 64। अब देखो ध्यान से, क्या 2 64 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, अगर 2 64 को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली 2 a को भी डिवाइड कर रहा होगा, दैट इज 2 8 को भी डिवाइड कर रहा होगा, यही ये थ्योरम है। इसी थ्योरम का यूज हमने किया, और क्या था देखना ध्यान से देखो, यहाँ था प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या कंट्राडिक्शन लिया कि मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, एजम्पशन था हमारा, ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो हमने √2 को a/b लिख लिया, और ये एजम्पशन लेते हुए कि a और b कैसे नंबर थे, को प्राइम नंबर थे, और अगर a और b को प्राइम नंबर है तो √2 इक्वल टू a/b लिखा, अब b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √2b इक्वल टू a आ गया, ठीक है, √2b इक्वल टू क्या आ गया, a, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, देखो √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, और b का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर आ जाएगा, उधर a स्क्वायर आ गया, डेफिनेटली b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 आया। ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 आया, ध्यान देना b भी इंटीजर, a भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर, हमने किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड किया और वापस से इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या था कि 2 कंप्लीटली डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 कंप्लीटली डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, और अगर 2 a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म है कि 2 a को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ से एक एजम्पशन आ गया कि 2 डिवाइड्स a, ठीक है, 2 डिवाइड्स a, और अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कंफर्म है कि a इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, a इक्वल टू 2c, ठीक है, a इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्लियर। c क्या है यहाँ पे, c भी कोई एक इंटीजर है। अब क्या करते हैं कि a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, कितना 2c, तो हमने पुट किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अगेन देखो b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर, c अगेन एक इंटीजर है, और जब c एक इंटीजर है इसका मतलब कि 2 b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और 2 अगर b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये था कि 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म है कि 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ कंडीशन क्या आ गया, कंडीशन ये आ गया, देखो ध्यान से कि सर ये जो 2 था ये a को भी डिवाइड कर रहा है और ये 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b का जो SCF था अब तो वो 2 आ रहा है, लेकिन हमने क्या बोला था कि को प्राइम नंबर से, को प्राइम का तो SCF 1 होता है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो तो रॉन्ग हो गया, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, हमारा एजम्पशन हो गया रॉन्ग। तो और हमारा एजम्पशन था क्या कि √2 इज एक रेशनल नंबर, ठीक है, तो अगर ये रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है कि √2 रेशनल नहीं है और √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है बात, क्लियर है। सेम टू सेम जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है √3, √5, √7 या किसी भी नंबर के लिए जो रूट के अंदर अगर कोई एक सिंपल सा नंबर आ रहा है, √3, √5, √7, √11 कुछ भी आ जाए तो उसके लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्लियर है बात, बस जहां अगर इस पे 2 था, 3 का करोगे तो 3 आ जाएगा, 5 का करोगे 5 आ जाएगा, 11 का करोगे 11 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन फिक्स होता है एग्जाम में, क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग और ध्यान देते हैं
कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन के। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे कि आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट 2√3 या चलो 3√2 लेते हैं। प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। क्या करना है? प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। अगर हमको ये प्रूव करना है तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? समझो बात को। अगेन कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे हम, ठीक है। अगेन कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे और हम लेट कर लेते हैं, लेट 3√2 इज इक्वल टू a/b इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या किया कि 3√2 को एक रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। अगर रेशनल नंबर माना है तो इसका मतलब कंफर्म है कि उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताओ, ठीक है। तो 3√2 को हमने a/b लिख दिया। क्लियर है बात? अब यहां से हम कुछ करते हैं, देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। a और b क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, और कंडीशन भी है कि b 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। b 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि a/b तो रेशनल है भाई, ठीक है। अब समझना यहां से, अगर हम लिखते हैं √2 इक्वल टू a/3b, लिख सकते हैं। अब समझो, ध्यान समझना, देखो a क्या था? इंटीजर, b भी इंटीजर था, और किसी इंटीजर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर का, तो वो भी क्या आएगा? इंटीजर। अगर इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और 3b 0 के इक्वल भी नहीं है। मतलब ये तो रेशनल नंबर का सारा क्राइटेरिया फॉलो कर लिया। क्या नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q शुड बी इंटीजर। मतलब ये जो हमारा RHS है, ये तो रेशनल नंबर के सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये था कि a/3b कैसा नंबर हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। बट अभी हमने प्रूव किया क्या? कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? मतलब हमारा एजम्पशन क्या था? रॉन्ग था। और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग था तो हमारा एजम्पशन था क्या? कि 3√2 इज अ रेशनल नंबर, और हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, सो 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे? कैसे, ये समझ लो कि हम लिखेंगे इधर कि वी नो दैट √2 is an irrational number but by equation या यहाँ पे लिख लो √2 is an irrational number and irrational number cannot be equal to any rational number, cannot be equal to any rational number. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence 3√2 is an irrational number. Hence 3√2 is an irrational number. बात समझ आया? तो इसका मतलब ये था कि अभी सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीखा कि अगर √2, √5, √3, √7 ऐसा कुछ है तो कैसे प्रूव करेंगे। फिर अगेन हमने सीख लिया कि अगर ऐसे एक कोई मतलब रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई हो तो हम कैसे उसको इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गया। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। एक और टाइप का क्वेश्चन मान लो हम यहाँ पे लेते हैं कि प्रूव दैट 7 प्लस √3 या 7 माइनस √3 ले लो, कुछ भी ले लो, 7 प्लस √3 या 7 माइनस √3, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट 7 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर।
तो कैसे प्रूव करेंगे? अगेन सेम बाय कंट्राडिक्शन। क्या करते हैं हम कि हम पहले एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे कि 7 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट 7 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या था कि 7 माइनस रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं? a अपॉन बी। बात समझ आ रहा है? हाँ, कंडीशन क्या है? b शुड नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। श्योर? क्लियर? तो अगर 7 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी है, अगर 7 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी है, तो ध्यान से देखो कि अगर हम 7 और a माइनस बी को अगर इधर इस साइड लेके आए तो a माइनस बी इक्वल टू रूट 3 आ रहा है। अब बात ध्यान से सुनो, देखो 7 है एक रेशनल नंबर, a अपॉन बी है एक रेशनल नंबर, और दो रेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है। क्या आता है? रेशनल नंबर ही आएगा कुछ। और इधर रूट 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सेम प्रीवियस स्टेटमेंट जो हमने लिखा था, क्या कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हियर इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, सो दैट आवर assumption इज रॉन्ग। सो 7 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ आ गया? इसमें आपको कुछ भी प्रूफ नहीं करना, बस इधर लेके गए, आपको पता है कि ये रेशनल को जब रेशनल से माइनस करते हैं तो कोई रेशनल नंबर ही आएगा, और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। आ रहा बात समझ में? तो ये रेशनल नंबर था, ये इरेशनल नंबर था, दोनों कभी इक्वेट नहीं हो सकते। इसका मतलब जो एज्यूम किया था हमने वो बात गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था कि 7 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, लेकिन यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया कि जो एज्यूम किया था वो गलत है। सो 7 माइनस रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, या 7 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आगे बात समझिए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी सॉल्व करना। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं चैप्टर को लेके और एक नया टॉपिक समझते हैं, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। देखो डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। देखो डेसिमल सिस्टम में जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में ही। जैसे मान लो हम लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जांपल से आपको प्रूव कर देंगे। 1/8, 1/9 और एक लास्ट और लेते हैं 1/10, ठीक है। एक बार जल्दी से डिवाइड करो। 1/2 क्या लिख सकते हैं? 0.5, ठीक। 1/3 को 0.3, ये इन्फिनिट तक, क्लियर। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25। अब डिवाइड करके देख लो। 1/5 को मतलब 1/5 को जब डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0.2, क्लियर। 1/6 को डिवाइड करें तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा बताओ? 0.1, ठीक है। 1.666 डैश डैश डैश, क्लियर। 1/7 की बात करेंगे तो ये भी डेसिमल में आएगा। इसको डिवाइड कर देखो, 0.1 और 3 मतलब 4, ठीक है। 3 आया मतलब 4, 2, 0, 2 और ये 6 मतलब 8, 4, 5 एंड 5, 7 अगेन 1, 1, 4, 2, 8, 5, 7 और ये रिपीट करेगा। देखो रिपीट करा ना, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 और ये रिपीट करता हुआ चला जाएगा। 1/8 की बात करो अगर, तो देखो 1/8 जब करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.1, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर आया? 2, तो 2, ठीक है। तो 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5, 0.125 आ जाएगा 1/8। 1/9 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 0.11111 डैश डैश डैश, और 1/10 करोगे तो 0.1। अब मैंने आपको ये डिवीजन क्यों कराया? यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हम लेके आने वाले हैं। देखो ये यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा डेसिमल क्या कर रहा था? इसके 0.5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आया। जब 0.5 के बाद कोई डिजिट नहीं आएगा ना तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल।
और ये देखो 0.333, इसको बोलते हैं, देखो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है? कि देखो 3333 रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है बात? तो दोनों बात समझ आ गई आपको? अगर दोनों बात समझ में आ गई तो ध्यान से देखो, इसका मतलब देखो ये जो डेसिमल था ये क्या था? ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगेन 0.2 ये क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगेन ये क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1/7 क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1/8 क्या था? ये क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/9 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। 1/10 क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ आया? हम आपको यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं, ध्यान समझना। आपको यहाँ ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप कैसे ऑब्जर्व करोगे कि कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग है, कौन सा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बात समझना ध्यान से। अब देखो यहाँ से अगर एक जनरल ऑब्जर्वेशन बनाया जाए तो सर यहाँ ना डिनोमिनेटर में क्या था? मतलब डिनोमिनेटर की बात करते हैं सिर्फ, तो क्या था? 2। जब जो टर्मिनेट करता है उसको देख रहे हैं। यहाँ पे क्या था? देखो डिनोमिनेटर में ये था 1/2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये देखो यहाँ पे कितना सर? यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 5। फिर जो टर्मिनेट कर रहा था मतलब 1/8 ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में था 1/2 का पावर 3। क्लियर? यहाँ देखो सर, यहाँ पे था 1/2 इंटू 5। मतलब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। क्या? कि देखो सर, डेसिमल टर्मिनेट तभी कर रहा है जब डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या तो 5 हो। 2 हो या 2 का कोई भी पावर हो चलेगा, या तो 2 हो, 2 का कोई पावर हो, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। समझ आया? 2 और 5 दोनों होगा तब टर्मिनेट कर रहा है, या सिर्फ 2 है तब टर्मिनेट कर रहा है, या सिर्फ 5 है तब टर्मिनेट कर रहा है। इसके अलावा किसी भी केस में डेसिमल टर्मिनेट नहीं कर रहा है। आप समझ पाए क्या बात होगा? किसी भी केस में डेसिमल टर्मिनेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां से हम एक कंक्लूजन लेके आएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगर जब भी आपको चेक करना हो कि ये डेसिमल टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसको आप डायरेक्ट चेक करो। क्या? कि इफ इन फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर if in factorization of denominator there is either power of 2 or power of 5 or both together then we can say the fraction is of terminating decimal, the factor is of टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी अगर हमको फ्रैक्शन चेक करना है तो हमेशा 1/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n कुछ इस फॉर्म में होगा, तभी हम बोलेंगे कि डेसिमल क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। अच्छा ध्यान देना, मान लो कि अगर 1/2 की पावर m आ गया और 5 की पावर n आ गया और साथ में कोई तीसरा नंबर भी आ जा रहा है ना, तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं करेगा। आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ध्यान से, कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? मान लो कोई नंबर लिखा हुआ था 2 3 4 5 6, ऐसे कोई एक नंबर लिखा है और अपॉन में लिखा है यहाँ के 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखो 2 की पावर 3 है, सही बात था। 5 की पावर 2 है, बात सही था। बट ये 3 आ गया ना, तो ये 3 अब इसको क्या कर देगा? नॉन टर्मिनेटिंग। 3 क्या कर देगा इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ आया कि नहीं? तो अगर टर्मिनेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर m आ जाए, या 5 की पावर n आ जाए, या 2 की पावर m और 5 की पावर n साथ में आ जाए, तो इसका मतलब डेसिमल हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। क्या बात समझ पाए? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचानते हैं? पहचान लोगे? क्लियर है? चले आगे, देखो ध्यान से। अब एक बात ये भी सीख लो, यहीं पे लगे हाथों, क्या कि सर ठीक है टर्मिनेट तो कर रहा है डेसिमल, ये बात हमको समझ में आ गया, लेकिन कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा ये हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे कोई क्वेश्चन करके
कि 1 2 3 4 5 6 7 है मान लो यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में लिखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, 2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। और हमको अगर यहाँ पता लगाना है कि सर बताइए ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं ना कि 2 और 5 में से जिसका पावर ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे देखो 2 का पावर 4 था, 5 की पावर 2 था, तो 2 और 5 में से जिसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, जो मतलब जैसे मान लो यहाँ 4 है ना, 4 तो इसका मतलब कन्फर्म है कि आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल विल टर्मिनेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर जब इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएगी। बात समझाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएगी, 4 डिजिट। कैसे पता करेंगे सर, 2 का पावर देख लेंगे और 5 का पावर देख लेंगे, जिसका पावर ज्यादा, तो जितना ज्यादा है ना, मतलब जो पावर मतलब जिस नंबर का पावर ज्यादा है उसी का एक्सपोनेंट जितना है उतने डिजिट के बाद, डेसिमल के उतने डिजिट के बाद हमारा जो नंबर है वो क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। आया बात समझे, कर लोगे। तो क्लास 10th के लेवल पे आपसे यही पूछेगा कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं, बिना सॉल्व किए आप बताओ। तो बिना सॉल्व किए जब भी बताना होगा हम सिंपल सा उसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने के बाद हम देखेंगे कि 2 की पावर आ रहा है या 5 की पावर आ रहा है या 2 की पावर इंटू 5 की पावर आ रहा है, तब तो टर्मिनेट करेगा। इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई भी दूसरा नंबर आया तो इसका मतलब डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। बात समझाया, क्लियर है। अच्छा, जब डेसिमल की बात चल रही है तो थोड़ा सा डेसिमल के बारे में और बातें कर लेते हैं। देखो अभी हमने देखा क्या कि जो डेसिमल था, डेसिमल वो 2 टाइप का था, एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है ना, जब सॉल्व करोगे उसको तो ये रिमाइंडर कितना आता है, 0। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लो हमने किया था ना, कितना कुछ भी ले लो, जैसे 5/2 लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 1 डेसिमल लगाया, 0 आया, 2 5 जा 10, देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, तो डेसिमल भी टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा 0 रिमाइंडर। बात समझ आया क्या, क्लियर है बात। अब देखो, तो जब डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होगा ना तो इसमें 2 केस बनता है। क्या 2 केस बनेगा कि एक केस बनेगा कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग, या फिर इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम रीऑकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग या रीऑकरिंग, क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या है, नॉन रिपीटिंग, कि रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है, रिपीट भी नहीं करेगा। बात समझ आए। जैसे अभी हमने पिछले पेज पे देखा था, देखो ध्यान से, तो यहां हमने क्या देखा कि देखो ये भी डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट कर रहा है, ये भी डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये था कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं ना, जो भी रेशनल नंबर होते हैं उसका डेसिमल या तो टर्मिनेट करता है, और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो रिपीट करेगा ही करेगा। बात समझ आया। इसका मतलब सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि डेसिमल है तो या तो टर्मिनेट करेगा, और या तो टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा, तब तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो बच गया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको क्या बोलेंगे, तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। आई बात समझिए। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर एक ऐसा डेसिमल होता है जो ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, क्लियर है बात। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब देखो यहां से ये आया क्या कि जो हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये पूरा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कि टर्मिनेट कर जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, रेशनल नंबर, क्लियर है। और जो दूसरा वाला कंडीशन है, ठीक है, जो दूसरा वाला कंडीशन है, ये कंडीशन देखो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इर्रेशनल नंबर। तो बात समझ में आई क्या। तो रेशनल और इरेशनल को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गया बात, क्लियर है। तो देखो
क्लास 10th के मतलब लेवल पे आपका ये चैप्टर टोटली खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। और जो भी लाइव सेशन होता है उसमें आप डाउट पूछो, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा सारे डाउट्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।